द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो लुई 16 था, हमने देखा था कि अब वो क्या चाहता था कि वो टैक्स बढ़ाना चाहता था, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो वो किस तरीके से टैक्स बढ़ाएगा? तो टैक्स बढ़ाने के लिए फ्रांस में क्या होता है, उस टाइम पर ऐसे ही कोई भी जो राजा होता था वो ऐसे किसी भी दिन उठ के टैक्स ऐसे बढ़ा नहीं सकता था। तो वो टैक्स बढ़ाने अगर, तो उसके लिए एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है। वो कौन सी मीटिंग होती थी? एस्टेट जनरल की मीटिंग। एस्टेट जनरल की मीटिंग में क्या होता है? एस्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तीनों एस्टेट्स कौन सी? क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड एस्टेट, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ये एक पॉलिटिकल बॉडी होती है। यहाँ पर डिसाइड होता है, तीनों एस्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वे वोट करेंगे और फिर डिसाइड होगा कि टैक्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मीटिंग, इसलिए एस्टेट जनरल की मीटिंग लुई 16 बुलाता है ताकि वो टैक्स इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ये लास्ट टाइम कब हुई थी? अभी ये होने वाली थी 1789 में, 5 मई 1789 को ये मीटिंग हुई थी। उससे पहले ये लास्ट टाइम हुई थी 1614 में, ठीक है। 5 मई 1789 को लुई 16 एस्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाता है, ठीक है, ताकि वो टैक्सेस इंक्रीज कर सके। वर्सलिस में ये मीटिंग होती है। वहां पर जो भी गेस्ट आते हैं उनको होस्ट करने के लिए डेलीगेट्स को, मेंबर्स को एक जो हॉल होता है वर्सलिस में, उधर ये मीटिंग हुई। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हुई थी? अगर एक स्क्वायर में है तो इधर 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एस्टेट के बैठते हैं, दूसरी साइड उनको फेस करके जो है सेकंड एस्टेट के नोबिलिटी के लोग बैठते हैं और पीछे 600 जो लोग होते हैं वो खड़े होते हैं जो कि थर्ड एस्टेट के होते हैं, ठीक है। तो ये 600 मेंबर्स थर्ड एस्टेट के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये 300 लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के एक दूसरे को फेस करके बैठ जाते हैं। थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड। थर्ड एस्टेट में से कौन कौन आया था? थर्ड एस्टेट के जो प्रोस्परस मेंबर्स होते थे, मतलब रिच मेंबर्स, एजुकेटेड मेंबर्स होते थे, वे आए थे। बाकी ये जो पीजेंट्स होते थे, किसान, आर्टिसंस या वुमेन, इनको अलाउड नहीं था कि ये असेंबली में एस्टेट जनरल की मीटिंग को अटेंड करें। ये सिर्फ क्या कर सकते थे? पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन, ये अपने जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवियंसेस मतलब प्रॉब्लम, एंड जो इनकी डिमांड्स होती थी, जो ये चाहते थे सरकार तक पहुंचाना, राजा तक पहुंचाना, वो ये लिख के लेटर में दे देते थे। तो 40,000 लेटर्स जो है वो भेजे गए थे। किनके द्वारा भेजे गए थे? इन 600 मेंबर्स को इन्होंने दे दिए थे 40,000 लेटर्स। तो इन लोगों ने ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिए, राजा को दे दिए, ठीक है। अब जो वोटिंग होती थी एस्टेट जनरल की मीटिंग में, वो किस तरीके से हुआ करती थी पास्ट में? मतलब जब 1614 में जब मीटिंग हुई थी तो उस वक्त 3 एस्टेट थी टोटल। 3 एस्टेट में क्या होता था कि तीनों एस्टेट एक एक वोट कर देती थी, तो टोटल 3 वोट गिरती थी। बट अब क्या हुआ था? अब थर्ड एस्टेट के लोग डिमांड करते हैं, थर्ड एस्टेट के लोग क्या डिमांड करते हैं कि जो वोटिंग होती है उसमें क्या होना चाहिए? एक वोट हर मेंबर की होनी चाहिए। मतलब कि 600 मेंबर्स अगर थर्ड एस्टेट के, तो वो टोटल 600 वोट्स वे डाल रहे हैं। 300 करके जो है 300 वोट्स फर्स्ट एस्टेट के लोग डाल रहे हैं, 300 वोट्स सेकंड एस्टेट के लोग डाल रहे हैं। तो टोटल 1200 वोट्स इस तरीके से गिरनी चाहिए, ना कि 3 वोट्स गिरनी चाहिए। तो अब ये डिमांड थी किसकी? थर्ड एस्टेट के लोगों की। और ये डिमांड क्यों थी? क्योंकि जब फर्स्ट एस्टेट के लोग जब 3 वोट टोटल डलेंगी और ये दोनों टैक्स लेते थे और सिर्फ टैक्स पेयर्स ये थे, 3 वोट डलेंगी तो ये भी चाहेंगे कि टैक्स बढ़े, ये भी चाहेंगे टैक्स बढ़े, क्योंकि ये टैक्स लेते हैं। पेयर्स तो सिर्फ ये हैं, तो सिर्फ एक ही वोट होगी जो चाहेगी कि टैक्स बढ़ने नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट था वो काफी क्लियर था। अगर 1 एस्टेट 1 वोट होगी तो टैक्स बढ़ेंगे और इन पर जो है टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। इस वजह से सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग चाहते थे कि पर पर्सन 1 वोट होनी चाहिए। इससे 600 लोग ये हो गए और 600 ये। तो ये आइडिया कहाँ से आया था थर्ड एस्टेट के लोगों को कि 1 मेंबर 1 वोट होनी चाहिए? ये आया था इन्हें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक से, जो कि रूसो ने लिखी थी, ठीक है। बट किंग ने इस
बात को रिजेक्ट कर दिया कि 1 मेंबर 1 वोट होनी चाहिए, क्योंकि किंग क्या चाहता था, किंग ने ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी ताकि वो टैक्सेस बढ़ा सके। बट अब अगर ये ऐसे करेगा कि 1 मेंबर 1 वोट हो तो उससे तो बढ़ने से रहे टैक्सेस, जिस वजह से जो किंग होता है वो क्या कहता है, ये थर्ड एस्टेट के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है 1 मेंबर 1 वोट वाले को। और अब क्या था कि थर्ड एस्टेट के लोगों को आ जाता है गुस्सा, और वे क्योंकि उनकी जो प्रपोजल था जो उन्होंने रखा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए वो गुस्से में थे और वो उस असेंबली को छोड़ के, उस मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, वो खुद को क्या मानते हैं, फ्रेंच नेशन का एक तरीके से स्पोक्समैन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस रिवॉल्यूशन को थर्ड एस्टेट के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ही लीड करना है। तो वे क्या करते हैं कि वे 20 जून को एक मतलब वर्सेलिस के ग्राउंड में एक टेनिस कोर्ट था, वहां पे जाके इकट्ठे होते हैं और ये कसम खाते हैं कि वो डिस्पर्स नहीं होंगे, मतलब वे वहीं रहेंगे उसी जगह पे जब तक वे एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते जिसमें कि जो राजा है, मोनार्क, उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया जाए। राजा की जो बेलगाम पावर्स होती थी उनको लिमिट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता हम इसी ग्राउंड में यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, ये 20 जून को ये डिसाइड होता है, ये खुद को 20 जून को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और इस नेशनल असेंबली को कौन लीड कर रहा था, मिराबियो और अबेसियस। मिराबियो जो है ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और अबेसियस एक प्रिस्ट थे। अबेसियस ने एक पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट नाम का, और मिराबियो जो है ये एक नोबल फैमिली के हैं, वैसे तो सेकंड एस्टेट नोबल फैमिली, बट ये इस बात को मानते थे कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं जो थर्ड एस्टेट बियर करती है, ये खत्म, मतलब थर्ड एस्टेट बियर करती है और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं फ्यूडल प्रिविलेजेस, वे खत्म होने चाहिए। तो इन्होंने एक जर्नल में निकाला था और इन्होंने काफी सारी पावरफुल स्पीचेस भी दी थी ताकि वर्सेलिस के जो ग्राउंड में लोग इकट्ठे हुए हैं उनको मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, अब ये जो नेशनल असेंबली थी, मतलब ये जो लोग थे रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड एस्टेट के, ये तो बिजी हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, पर जो बाकी का फ्रांस था उसमें सारे में उथल पुथल मच गई थी। इतनी कड़ाके की ठंड थी जिसमें कि जो हार्वेस्ट थी ठंड के कारण खराब हो गई थी, खेती ठीक से थी नहीं। अब खेती ठीक से नहीं होगी तो खाने के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऊपर से बेकर्स जो होते थे, जो बनाते थे ब्रेड, वो और ज्यादा इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि जब प्राइस और बढ़ेंगे हम तब सेल करेंगे, दैट इज होर्डेड सप्लाईज। जो लेडीज होती थी, क्योंकि मैन तो उधर बिजी थे नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वुमेन लॉन्ग क्यूज में खड़ी होती थी, लाइनों में खड़ी होती थी बेकरी शॉप्स के बाहर। तो उन्हें एक दिन क्या आता है, गुस्सा आ जाता है और वो शॉप्स पर अटैक कर देती है। ठीक है, उसी टाइम पर क्या हो गया कि जैसे ही वे अटैक करते हैं तो राजा बोलता है कि तुम जाके देखो, अपनी सेना को बोलता है कि जाके देखो पेरिस में क्या हो रहा है। तो अब और गुस्सा आ जाता है उन लोगों को, तो वे 14 जुलाई को जो नॉर्मल लोग होते हैं जो परेशान थे सिचुएशन में, वो बेस्टाइल जेल पे हमला कर देते हैं। तो अब ऐसी र्यूमर्स फैल जाती हैं कि राजा ने कहा है कि अपने लोगों को भेजा है कि जो राइप क्रॉप्स है, पकी हुई जो क्रॉप्स हैं, उनको जाके तुम डिस्ट्रॉय कराओ, क्यों, क्योंकि उन्होंने बेस्टाइल जेल पे हमला कर दिया है। तो जब ऐसी र्यूमर्स गांव-गांव में जब फैल गई थी तो अब लोगों में भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया कि वो हमारे जो खेती है उसको खराब करने आ रहे। तो वो जो होज होते हैं, होज एंड पिचफोर्क्स, मतलब जो टूल्स होते हैं जिनसे प्लांट्स रिमूव किए जाते हैं, उनको वो सीज कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं लोग। ठीक है, ताकि वो जो थे राजा के लोग आके उनकी खेती को खराब ना करे, तोड़े ना। ठीक है, और साथ में वो तो छुपाई दिए होज एंड पिचफोर्क्स, और साथ में वो चेटुएक्स पे अटैक करते हैं, मतलब कि राजा के महल पे अटैक कर देते हैं। सारे ग्रेन्स, जब राजा के महल पे अटैक किया तो उधर जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो उधर अनाज था, उसको वो इकट्ठा करके ले जाते हैं। साथ में जो उधर डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें कि पुराना जो हिसाब किताब लिखा था कि टैक्सेस का, कि कितने टैक्सेस पे करने हैं, क्या करना है, वो सभी जला के छोड़ देते हैं, जला देते हैं। और इन्हीं सबको देखकर, ये जो लोगों में गुस्सा था, उस गुस्से को देखकर जो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स, मतलब जो छोटे मोटे जो राजा हुआ करते थे आसपास के, वे क्या होते हैं, वे भाग जाते हैं छोड़कर फ्रांस को, और
मैनी ऑफ देम माइग्रेट टू नेबरिंग कंट्रीज, बाकी जो आसपास की कंट्रीज थी उधर भाग जाते हैं, ठीक है, उधर माइग्रेट भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब ये सब कुछ तो हो रहा था, बाकी तो राजा चले गए थे, बट जो लुई 16 था कहीं ना कहीं वो भी डर गया था। तो वो क्या करता है, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको रिकॉग्निशन दे देता है, ठीक है। अब नेशनल असेंबली का रिकॉग्निशन मिलने का मतलब है कि जो राजा की पावर्स थी वो अब लिमिट में हो गई हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन चुका है, राजा के पास अब बेलगाम पावर्स नहीं है। 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को क्या होता है, ये जो असेंबली थी ये कुछ एक डिग्री पास करती है, मतलब कि कुछ बातें थी, जैसे कि जो क्लर्जी के पास बेनिफिट्स होते थे, फालतू के प्रिविलेजेस, वो हटा दिए जाते हैं। वो जो लैंड रखते थे चर्च, उनको जब्त कर लिया जाता है। टिप्स क्या होता था, 1/10 ऑफ द क्रॉप्स जो चर्च को दी जाती थी, ठीक है, एज टैक्स। तो वो थर्ड एस्टेट जो पे करती थी, अब वो भी हट चुका था, उसको भी अबोलिश कर दिया जाता है, ठीक है। और फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब ये सारे बेनिफिट्स जो चर्च को मिलते थे वो खत्म कर दिए गए, उसके बाद इसका रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट को जो है कितने का फायदा हुआ, 2 बिलियन लिवर्स का, एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स का तो फायदा हुआ ही था, ठीक है। और इस फायदे से क्या हुआ कि उन्होंने जो भी उनका लोन था वो रीपे कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा अब तक कि लुई 16 ने क्या कर लिया था, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था एक तरीके से। तो अब नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने ड्राफ्ट कंप्लीट करने की कसम खाई थी कि वो एक ड्राफ्ट कंप्लीट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और तभी वे उस ग्राउंड से बाहर निकलेंगे। तो 1791 में ये नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली तैयार कर देती है और 1791 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है फ्रांस, क्योंकि राजा भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था, इस वजह से इसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये इस नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था कि जो राजा के पास बिना मतलब कि जो पावर्स हैं, सारी की सारी पावर्स राजा के पास होती थी, तो उसको लिमिट करना था, ठीक है। तो ये जो पावर्स थी, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन दैट इज राजा, एक राजा के हाथ में ही, एक अकेले पर्सन दैट इज राजा के हाथ में ही सारी पावर्स ना होकर क्या हो, ये जो पावर्स हैं ये अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दी जाए। एक होता था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन 3 पार्ट्स में, 3 इंस्टीट्यूशंस में पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा। पावर जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ राजा के पास नहीं रहेगी। अब फ्रांस क्या बन चुका है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो किस तरीके से होता था, अब कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग होती थी। जो लोग वोट करते थे उनको बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स, और जो लोग वोट नहीं करते थे उनको बोलते थे पैसिव सिटीजन्स। तो उस वक्त जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के जो होते थे इलेक्शंस, उनमें वोट करने वाले जो लोग होते थे उनको बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स, दैट इज जिनको वोट करने का हक था। तो टोटल 28 मिलियन वहां की पॉपुलेशन थी ना फ्रांस की, तो वहां में उसमें से 4 मिलियन लोग ऐसे थे जो वोट डालने जा सकते थे, ठीक है। तो ये लोग कौन होते थे, ये मैन होते थे जिनकी जो एज होती थी वो 25 साल से ज्यादा होती थी, और ये हाई टैक्स पेयर्स भी होते थे, ठीक है। तो अगर आप हाई टैक्स पे करते हो, मैन हो, ठीक है, और 25 ईयर्स से ज्यादा के हो, तभी आप एक्टिव सिटीजन, मतलब कि आपको वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से अभी भी जो रिच लोग थे उन्हीं के ही पास वोटिंग राइट था, क्योंकि जो हाई टैक्स पेयर होता था एक तरीके से उसी को ही वोटिंग राइट्स होते थे, ठीक है। पैसिव सिटीजन मतलब जिन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। 3 मिलियन ऐसे आदमी थे, वुमन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। बच्चों को वोटिंग राइट्स नहीं होता था, वुमन को भी वोटिंग राइट नहीं मिला था, और 25 साल से छोटा जो भी है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलता था, ठीक है। अब किस तरीके से लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस कैसे होते थे, ठीक है, किस तरीके से नेशनल असेंबली चुनी गई थी। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं, हम बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनते हैं, और फिर वे जाके आगे जाके नेशनल असेंबली को चुनते हैं। तो हम जो थे, जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे, जो ये 4 मिलियन लोग थे, ये 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग मिलके इन 50,000 लोगों को चुनते हैं, ठीक है।
पूरी पॉपुलेशन में से 50,000 लोगों को, ये 50,000 मैन इनको चुनते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं इलेक्टर्स, ठीक है। और फिर इनको वोट कर दी लोगों ने, और फिर ये जो 50,000 इलेक्टर्स थे, ये 745 मेंबर्स जो कि नेशनल असेंबली के होते थे, उनको वोट आगे जाके करते थे, और यही 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के क्या कहलाते थे, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हमने अगर डायरेक्ट वोट दी होती, ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे 4 मिलियन, ये डायरेक्ट इन 745 मेंबर्स को अगर चुन रहे होते ना, तो हम इसको बोलते हैं कि ये डायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे कि ये यहाँ पे देखते हैं, जुडिशरी जज के लिए डायरेक्ट जो लोग हैं यही वोट डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है जज के। बट लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली को चुनने के जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट हैं, पहले 50,000 इलेक्टर्स, फिर ये, ठीक है। ये जो इलेक्टर्स होते थे ये भी हाई टैक्स पेयर्स होते थे, तो ऑब्वियसली ये हाई टैक्स पेयर्स है, इन्हीं 50,000 लोगों में से ये 745 मेंबर्स बने हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिच लोग ही होते थे इसमें, ठीक है, नेशनल असेंबली में भी। जो थर्ड एस्टेट के मिडिल क्लास थे, जो एजुकेटेड और रिच थे, वो लोग, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसमें क्या था कि अब जो पावर थी कानून बनाने की वो नेशनल असेंबली के पास चली गई थी। नेशनल असेंबली क्या थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। हमने अभी देखा कि हमने इलेक्टर्स को चुना और फिर वे जाके नेशनल असेंबली को चुन रहे हैं, मतलब हम डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं नेशनल असेंबली को, तो इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, ठीक है। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, हमने इलेक्टर्स को चुना और फिर वे जाके आगे नेशनल असेंबली को चुनते थे, ठीक है। सभी सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था, सिर्फ जो आदमी 25 साल से ऊपर की एज का होता था और जो कितना टैक्स पे करता था, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज, मतलब जितना एक लेबर 3 दिन में कमाता है, ठीक है, उतना टैक्स अगर आप पे कर रहे हो तो आप एक्टिव सिटीजन हो, वरना नहीं, आप वोटिंग राइट्स आपको नहीं है, आप पैसिव सिटीजन हो, ठीक है। बाकी जो औरतें होती थी वो भी पैसिव सिटीजन्स में ही आती थी। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, अगर आपको इलेक्टर बनना है, ठीक है, ये वाला अगर आपको इलेक्टर बनना है, वोट करने वाला 50,000 लोगों में से एक बनना है, तो उसके लिए भी, और इलेक्टर बनने के लिए भी, और फिर उसके बाद नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। आपको बहुत सारा अगर आप टैक्स पे करते हो तभी आप क्या होगे, एलिजिबल हो गए एक इलेक्टर बनने के लिए और नेशनल असेंबली के इन 745 मेंबर्स में का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो होता है उसकी डिक्लेरेशन होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या था कि राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार होता है, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के आगे सब बराबर होंगे। ये 4 राइट्स जो थे, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इन चारों को नेचुरल और इनएलिएनेबल कर दिया गया, मतलब इनको हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये 4 राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये चारों राइट्स हमारे पास नेचुरली हैं, बाय बर्थ हैं, इनको हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, कैन नॉट बी टेकन अवे। और ये ड्यूटी है सरकार की, स्टेट की, कि वो हमारे इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। जो लोग रीड एंड राइट नहीं कर सकते थे उनके लिए क्या था कि सिंबल्स का यूज किया जाता था, तो पॉलिटिकल सिंबल्स होते थे, वो सिंबल्स देख के समझ सकते थे, ठीक है। तो जैसे कि ये एक ब्रोकन चेन है, ब्रोकन चेन का क्या मतलब होता है, एक तरीके से चेन में क्या होता है कि हम आजाद नहीं हैं, ठीक है, हम बंदी बने हुए हैं, बट वो चेन टूट गई, मतलब कि हम आजाद हैं। तो ये किसको दिखाता है, आजादी को, बिकमिंग फ्री, ठीक है। अब हम स्लेव्स नहीं हैं, अब हम फ्री हैं, ठीक है। बंडल ऑफ रोड्स एंड फेसेस, रोड की हमने एक स्टोरी भी सुनी होगी कि एक लकड़ी होती है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है इजीली, बट अगर बंडल होगा तो उसे कोई भी तोड़ इजीली नहीं पाएगा, ठीक है। तो यूनिटी जो होती है, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, मतलब एकता। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, ये किस चीज को दिखाता है कि अब जो है लोगों में नॉलेज आ गई है, ठीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, अब इग्नोरेंस हट चुकी है और अब लोगों में क्या आ चुकी है, नॉलेज आ चुकी है। स्केप्चर जो होता था ये रॉयल पावर का एक सिंबल हुआ करता था, ठीक है। और ये स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, इसका क्या मतलब है कि ये रिंग की फॉर्म बना रहा है, मतलब रिंग में क्या होता है, कोई स्टॉपेज नहीं होता है, कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। ये
इसका हम कोई एंड नहीं है ना, तो इस वजह से ये किसको दिखाता है, एटर्निटी को दिखाता है, कि मतलब नो एंड, ना तो कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल किसका दिखाता है, ये एटर्निटी का, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। ये जो कैप थी रेड कैप, इसको स्लेव फ्री होने पर लोग पहना करते थे, अपॉन बिकमिंग फ्री, ठीक है, कैप वोन बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, ठीक है। रेड फेरन कैप थी है। ब्लू व्हाइट और रेड ये चीज दिखाती है, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स ब्लू व्हाइट एंड रेड, ये इस लेडी के ड्रेस में भी है, ठीक है, ब्लू व्हाइट एंड रेड, ठीक है। तो ये किसको दर्शा रही है, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। विंग्ड वुमेन पर्सोनिफाई कर रही है लो को दर्शाती है, और ये लो टैबलेट दर्शाती है कि कानून की नजरों में सब क्या है, समान है, सब इक्वल है।